चलो गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 चैप्टर नंबर 2। पिछले हमने देखा था पिछली सिटिंग में चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन क्लास। तो आपको डेफिनेशन क्लास सब समझ में आ गई होगी। आपकी जो भी समस्या है फिर वो आप डाल देना तो हम उसको भी हल कर देंगे। ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 2 आपको बताता है कि किराए के क्या उपबंध है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 में अगर किराया लेना है और किराया देना है, ठीक है, तो ये क्या प्रोविजंस है जो इस पर लागू होंगे और ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो लागू नहीं होंगे। ठीक है। तो हम देखें, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सेक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? इस अध्याय के प्रावधानों का निर्दिष्ट समय के लिए कतिपय स्थानों पर लागू न होना। अब देखिए, ये दो जगह अप्लाई होता है। यहाँ क्या लिखा है? इस अध्याय के प्रोविजंस का कुछ जगहों पर लागू नहीं होना। तो अब एक तो अपना जो क्वेश्चन अपन शुरू से लेके चल रहे हैं कि भाई ये अधिनियम कहाँ अप्लाई नहीं होता, ये अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता है, तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन ये आता है जो इसका उत्तर यहाँ से मिलेगा कि ये अधिनियम के प्रावधान वहाँ लागू नहीं होते। इट मीन्स ये लागू नहीं होता। ठीक है ना? ठीक है। तो अब यहाँ बताया कि इस अध्याय में कोई भी बात इस अध्याय में की कोई भी बात किसी ऐसे स्थान या उसके भाग पर जिसका निर्माण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात हुआ हो, ऐसे निर्माण कार्य की समाप्ति की सूचना संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को दी गई हो की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक 5 वर्ष तक की अवधि। अब देखिए, ये प्रावधान क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई नया मकान बनाया है और उस नए मकान बनाने की सूचना लोकल अथॉरिटीज़ को, इधर नगर पालिका है या जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है, उसको दे दी है, तो जिस दिन उस सूचना मिली है उस दिन से 5 इयर्स तक ये जो किराए के जो प्रोविजंस है, जो चैप्टर नंबर 2 है, ये लागू नहीं होंगे। इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा रेंट ले सकते हो। इसका मतलब है कि आपको जो मन में आए वो रेंट ले सकते हो। ये प्रावधान वहाँ लागू नहीं होंगे। अब ये जो ऑप्शन आपको सामने आया है, इस ऑप्शन के तहत एक बात ये सामने आ गई कि नवनिर्मित मकान पर 5 वर्ष तक लागू नहीं होते। तो जब परीक्षा की प्री में ये वाला क्वेश्चन आता है कि भाई ये अधिनियम के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते, तो आपने जैसे पढ़कर आए सरकार की संपत्ति पर लागू नहीं होते हैं। आपने ये पढ़कर आए कि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं उनके अन्यथा उनको छोड़कर बाकी जगह लागू नहीं होते हैं। तो ऐसे ही एक ऑप्शन ये भी आया कि नवनिर्मित मकान पर 5 वर्ष तक। तो ये भी इस बात का सही उत्तर है कि इस अधिनियम के प्रावधान, यानी भले ही चैप्टर नंबर 2 लागू नहीं होता, परंतु ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तीसरा ऑप्शन भी ये बात के लिए सही है कि रेंट के प्रोविजन लागू नहीं हो रहे। तो ऐसे में हम उसको भी उत्तर लगाएंगे कि इस अधिनियम के प्रावधान नवनिर्मित मकान पर 5 वर्ष तक लागू नहीं होंगे। ये क्वेश्चन सबको मिलाकर है। एक क्वेश्चन ये नया वाला आता है कि नवनिर्मित मकान पर एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के कौन से प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। तो अब आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि चैप्टर नंबर 2 के यानी रेंट वाले प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ठीक है। अब सेक्शन नंबर 5 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानक किराए से अधिक किराए की वसूली योग्य न होना। कोई भी किराएदार, चाहे इसके विपरीत किसी भी प्रकार का करार क्यों ना हो, किसी भी स्थान के अधिभोग के लिए अपने भूस्वामी को उस स्थान के मानक किराए से अधिक किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेगा। अब ये नियम है और नियम में ये बना दिया, मतलब ये इस बात का एक्ट कहता है कि भाई अगर स्टैंडर्ड रेंट जितना भी है मैं वही मैक्सिमम है, उससे ऊपर कोई व्यक्ति लेगा नहीं और उससे ऊपर कोई किराएदार उसको किराया देगा नहीं। ये बात अलग है कि हम ऑफ साइड मतलब हम बिना लिखा पढ़ी के मानक किराए से ज़्यादा किराया लेते हैं, मानक किराए से ज़्यादा किराया देते हैं। वो हमारा आपसी एग्रीमेंट है या हमारा आपसी करार है या हमारा आपसी वचन है या हमारी आपसी विवक्षित संविदा है, बट वो लीगल नहीं है। वो लीगल नहीं है। अगर कल कोर्ट में हम किराया वसूली के लिए कोई केस लाएं और अगर कोई व्यक्ति मानक किराए से अधिक का दावा करे तो कोर्ट उसको मानक किराए से ज़्यादा का रिलीफ नहीं दिला पाएगा, कोर्ट मना कर देगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 की सेक्शन 1 कहती है कि मानक किराए से ज़्यादा कोई व्यक्ति भुगतान नहीं करेगा। तो जब वो पात्र ही नहीं है मानक किराए से ज़्यादा लेने का,
तो कोर्ट भी उसको भुगतान कैसे कर देगी, तो मना कर देगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि प्रैक्टिकल में तो ऐसा नहीं होता। तो देखिए प्रैक्टिकल में जब दोनों राजी हैं और दे रहे ले रहे हैं, उसका विवाद ही नहीं उठा रहे हैं, तो ठीक है, आपकी बात आपके साथ है। परंतु यदि वही विवाद कोर्ट में उठाया जाए कि ये व्यक्ति हमसे मानक किराए से ज़्यादा किराया ले रहा है, देन क्या होगा कि ये प्रोविजन लागू हो जाएगा और कोर्ट मानक किराए से ज़्यादा किराया पेड करने का ऑर्डर नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी सबसेक्शन 2 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसकी सबसेक्शन 2 कहती है मानक किराए से अधिक किराए के संबंध में जो भी करार होगा उसका इस रूप में अर्थ लगाया जाएगा, मानो वह केवल मानक किराए के भुगतान के लिए ही करार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टीज टेनेंट और लैंडलॉर्ड अगर एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में जो रेंट लिखते हैं वो रेंट यदि स्टैंडर्ड रेंट से अधिक है, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड रेंट से अधिक कितना भी लिखा हो, तब भी कानून की दृष्टि में, इस एक्ट की दृष्टि में वो एग्रीमेंट ऐसा माना जाएगा मानो वो स्टैंडर्ड रेंट का है। उदाहरण से समझ लेते हैं। समझ लीजिए कि अगर कोई मकान मालिक और किराएदार ने 7,000 रुपये महीने रेंट का एग्रीमेंट कर लिया। अब जबकि वहाँ जिस परिसर का एग्रीमेंट किया है उस परिसर का स्टैंडर्ड रेंट 5,000 है और उन्होंने एग्रीमेंट किया 7,000 का, तो कानून की दृष्टि में, इस एक्ट की दृष्टि में वो एग्रीमेंट सिर्फ 5,000 का एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा और 5,000 के अकॉर्डिंग ही लैंडलॉर्ड को पेमेंट कराया जाएगा कोर्ट से। 5,000 के अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड वसूल कर पाएगा, किससे? टेनेंट से, और 5,000 के अकॉर्डिंग ही टेनेंट उसको रेंट देगा, यदि कोर्ट की दृष्टि में जब वो एग्रीमेंट लाया जाए तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये धारा इस बात का प्रतिबंध लगाती है कि अगर कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा का एग्रीमेंट कर लेता है तब भी वो रेंट एग्रीमेंट ऐसा माना जाएगा मानो वो स्टैंडर्ड रेंट का है, यानी जितना भी उस समय वहाँ स्टैंडर्ड रेंट है उतने का ही एग्रीमेंट माना जाएगा, ज़्यादा का वो नहीं माना जाएगा। तो अब इसका उल्टा क्या होता है? अब इसका उल्टा ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति ने, टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने, अगर कोई स्टैंडर्ड रेंट से कम राशि का कोई एग्रीमेंट कर लिया और अगर स्टैंडर्ड रेंट से कम राशि का एग्रीमेंट किया है तो ऐसा एग्रीमेंट विधि की दृष्टि में वैलिड है, ऐसा एग्रीमेंट विधि की दृष्टि में वैधानिक, वैध और पूरी तरह सही है। यानी ये विधि अगर स्टैंडर्ड रेंट से कम मात्रा के किराए का एग्रीमेंट होता है तो उसको वैलिड कह देती है, क्योंकि सिर्फ इनवैलिड किसको बोला उन्होंने? कि स्टैंडर्ड रेंट से अधिक वाले को। तो इसका अर्थ ऑटोमेटिक क्या निकला कि स्टैंडर्ड रेंट से कम राशि का अगर कोई व्यक्ति करार करेगा तो ऐसा करार वैध करार होगा। तो परीक्षा में ये जो सेकंड पोर्शन में आपको बता रहा हूँ ये बहुत आता है। तो क्या आता है कि अगर किसी मकान मालिक और किराएदार के बीच में मानक किराए से कम राशि का कोई करार किराए के संबंध में किया जाता है तो ऐसा करार, अब उत्तर आपको लिखना है, तो उत्तर आपका आएगा कि ये करार वैध है। ओके, और जस्ट इसके अपोजिट क्या ऊपर सब सेक्शन पढ़ रहे थे जब क्या लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने किराएदार से मानक किराए से अधिक की राशि का करार करता है तब ऐसा करार, तो आपका उत्तर आएगा कि मानक किराए तक ही वैध है, या फिर उत्तर आएगा कि वो ऐसा समझा जाएगा मानो वो मानक किराए का ही करार हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब परीक्षा होती है तो जो सेकंड क्वेश्चन है कम राशि वाला, ये ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ दिमाग अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उनको दिक्कत आती है, इसलिए आप इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 6 क्या कहती है रेंट कंट्रोल एक्ट की? सेक्शन 6 ये कहती है कि अवैध रकम या जो भी इनलीगल प्रभार है, ठीक है, अनलॉफुल चार्जेस है के मांगने अथवा लेने पर प्रतिबंध। अब ये एक्ट ने ही इस बात का प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी किराएदार से कोई भी अनलॉफुल डिमांड नहीं कर सकता या कोई अनलॉफुल चार्ज वसूल नहीं कर सकता। तो अब क्या है अनलॉफुल? तो देखिए, इस अधिनियम के
सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति तत्प्रतिकूल किसी करार के होते हुए भी मानक किराए से अधिक किसी राशि का ना तो दावा करेगा ना उसे प्राप्त करेगा। एक क्वेश्चन है प्री का, जो है जैसा कि ऊपर अपन ने सब 5 में पढ़े थे, वैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी से किराए का कितना दावा कर सकता है, तो आपका उत्तर होगा कि मानक किराए के बराबर, बस मानक किराया। अगर उससे कम का एग्रीमेंट है तो कम वाला, अदरवाइज मानक किराया। इससे ऊपर का कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता और इससे ऊपर का कोई व्यक्ति को भुगतान के लिए दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता। इससे ऊपर का कोई व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उसको भुगतान करे, बल्कि ये प्रतिबंध तो किसके ऊपर लगाया है, लैंडलॉर्ड के ऊपर लगाया है कि आप मानक रेंट से अधिक रेंट नहीं लोगे, ठीक है, और ना ही आप दावा करोगे। मतलब अगर आप कल के दिन कोर्ट में आते हो तो आपको मानक रेंट या उससे कम अगर आपका एग्रीमेंट है तो वो राशि का दावा करोगे, अन्यथा आपका मानक रेंट से अधिक का दावा स्वीकार नहीं होगा। फिर सबसेक्शन 2 क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्थान के अभिधारी या उपअभिधारी के दिए जाने, उसे नवीनीकृत किए जाने या उसे जारी रखे जाने के प्रतिफल स्वरूप, यानी अगर कोई मकान मालिक अपने स्थान को या अपने भवन को किसी को किराए पर देता है तो किराए पर देने के लिए 1 बात, उसके रिन्यूअल करने के लिए 2 बात, उसको कंटिन्यू करने के लिए 3 बात। ओके, 1 उसको किराए पर देने के लिए, 2 उसको रिन्यूअल करने के लिए, अगर एक समझ लीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट है, फिर हम अगले 11 महीने का एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए। ये तीनों बातों के लिए दो इसके ऑप्शन है, क्या बोलते हैं, प्रीमियम पगड़ी, प्रीमियम या पगड़ी के रूप में किसी धनराशि के भुगतान का ना तो दावा करेगा ना ही प्राप्त करेगा, और ना ही किराए के अतिरिक्त किसी भी प्रतिफल का नगद वस्तु के रूप में दावा करेगा और ना ही उसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बात बताई गई है, ये बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मकान किराए पर देता है तो वो जो एडवांस में हम पगड़ी के रूप में राशि लेते हैं, इसको पगड़ी कहते हैं, मनौती कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, या कोई एक मुश्त राशि एडवांस कहते हैं, तो वो हम नहीं ले सकते, यानी कोई मकान मालिक नहीं ले सकता, ये प्रतिबंध है इस एक्ट से। ठीक है, ना तो वो उसका अतिरिक्त का दावा करेगा और ना ही उसे प्राप्त करेगा, और किराए के अतिरिक्त कोई भी प्रतिफल नहीं लेगा, ये प्रतिबंध है। ठीक है, और ये प्रतिबंध है। अब ये किराया नहीं लेगा तो नहीं लेगा, और क्या लिखा है कि वस्तु भी नहीं लेगा, और ना ही किसी वस्तु का दावा करेगा, ना ही कोई नगद लेगा। तो ये प्रतिबंध धारा 6 के मुताबिक लग गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मकान को किसी व्यक्ति को किराए पर देने के लिए कोई एडवांस मांगता है, एक बात, कोई अतिरिक्त शुल्क मांगता है, दूसरी बात, कोई पगड़ी मांगता है, तीसरी बात, कोई और प्रीमियम राशि मांगता है, या कोई मनौती मांगता है, तो वो भुगतान के लिए लायबल नहीं है, यानी किराएदार को विवश नहीं कर सकता। बल्कि जब हम सेक्शन 43 पढ़ेंगे तो ये एक ऑफेंस है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति जितना पैसा ज़्यादा लेता है, यदि वो 5,000 तक की रकम है तो ठीक है, या जितनी रकम ज़्यादा है वो, या फिर उसे कारावास जो 6 महीने तक का हो सकेगा देना होगा, यानी इतना पनिशमेंट है इसमें। जब आप सेक्शन 43 पढ़ोगे तो आप सेक्शन 43 का पनिशमेंट यहाँ लिख भी सकते हो कि यहाँ पर इतना पनिशमेंट दिया जाता है। इसी प्रकार सब सेक्शन 2 क्या कहती है, बी, किराया प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किराया आरसीए की पूर्व अनुज्ञा के बिना अग्रिम अभिधारी के रूप में किसी ऐसी राशि के भुगतान का ना तो मांग करेगा ना ही प्राप्त करेगा जो 1 माह के किराए से अधिक हो। अब देखिए, इसका मतलब है, इसके 2 अर्थ निकाल दिए। एक कि अगर कोई व्यक्ति मानक भाड़े के अनुसार ही भाड़ा लेगा, एक बात हो गई। दूसरा कि अगर वो एडवांस लेना चाहे तो कितना एडवांस लेगा, तो एडवांस सिर्फ 1 मंथ ले सकता विदाउट परमिशन ऑफ दी आरसीए। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है कि बिना अनुमति के, यानी आरसीए की अनुमति के बिना कितना रुपया वो किराए के रूप में अग्रिम ले सकता है, उत्तर आएगा 1 महीने। अगर उन्होंने पूछा कि आरसीए की अनुमति के से कितना किराया ले सकता है, तो जितना आरसीए अनुमति देगा, तो ये क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ये आता बिना अनुमति के कितना किराया ले सकता है, तो 1 मंथ। और अगर एक क्वेश्चन आया कि कोई अभिधारी कितने महीने के अग्रिम किराए के लिए
लायबल हो सकता है या उसको बोला जा सकता है तो भी 1 महीने उत्तर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी किराएदार, अगर उन किराएदार और मकान मालिक के बीच की संविदा है या कहना है या उनके वचन है या बात है, तो वो 1 महीने का किराया ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है। अगर उसको 1 महीने से ज़्यादा लेना है, अब ये क्वेश्चन है कि अगर 1 महीने से ज़्यादा किराया लेना है तो उसे RCA से अनुमति लेना पड़ेगा, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से अनुमति लेना पड़ेगा, और अनुमति के बाद ही फिर वो ऐसा किराया लेगा। ठीक है, अब क्या हो, अब इसकी सबसेक्शन 3 क्या कहती है? तो इसकी सबसेक्शन 3 ये कहती है, अब देखिए यहाँ एक इसको चेंज किया जा रहा है। अभी आपको एक बात बोल दिया गया है कि 1 महीने का किराया बिना RCA की अनुमति के आप ले सकते हो, अपनी इच्छा से ले सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा किराया चाहिए एडवांस तो RCA की अनुमति लीजिए। ठीक है, अब लेकिन सबसेक्शन 3 एक नई बात कहती है, और ये बात कहती है कि किराएदार या किराएदार की ओर से कार्य करने वाले या कार्य करने के लिए तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति या उप किराएदार के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी स्थान की यथास्थिति अपनी किराएदारी या उप किराएदारी के त्याग, अंतरण, समानुदेशन के प्रतिफल स्वरूप किसी भुगतान का दावा करे या भुगतान प्राप्त करे। अब यहाँ दूसरी बात कही कि अगर सबसेक्शन में 2 में ये बात कह रहे थे कि भैया आप किराए पर देने के लिए एडवांस नहीं लोगे, कोई मनौती पगड़ी नहीं लोगे, तो अब सबसेक्शन 3 ये कहती कि छोड़ने के लिए भी कोई किराएदार, ऐसा नहीं कि हमको इतने पैसे दो तब हम छोड़ेंगे। आजकल देखो प्रचलन है कि किराएदार काफ़ी दिन तक मकान में रहता है, और अगर मकान मालिक उसे निकालना चाहे तो वो कहता है हमको कुछ पैसे दीजिए, एक मुश्त पैसे दीजिए, 10-20 हज़ार, 1 लाख 2 लाख, जैसी भी मकान की स्थिति, तो हम छोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कर सकता वो। अगर ऐसा करता तो ये भी क्रिमिनल लायबिलिटी है, और सेक्शन 43 में ये भी एक पनिशमेंट है। ठीक है, तो अब एक चौथी नई स्थिति ये बना रहे हैं वो कि एडवांस ले सकते हैं। अब चौथे में उनको वो बता रहे एडवांस ले सकते हैं, परंतु ये चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में, तीनों में इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहता है कि इस धारा में वर्णित कोई भी बात किसी ऐसे भुगतान को जो किसी करार के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी भूस्वामी को उसकी या उसके द्वारा पट्टे पर ली गई जमीन पर किसी संपूर्ण स्थान के या उसके किसी हिस्से के निर्माण के लिए वित्त पोषण, अब ये वित्त पोषण को आप ब्रैकेट लगा लो, वित्त पोषण यानी फाइनेंस अरेंजमेंट, ठीक है, वित्त पोषण करने के उद्देश्य से किया गया हो, लागू नहीं होगी यदि, ठीक है। अब यदि में उसकी शर्त दी गई, यदि करार की शर्तों में से एक शर्त यह हो कि, अब पहला ब्रैकेट लगाइए, भूमि स्वामी वह संपूर्ण स्थान या उसके भाग को जबकि वह पूर्ण हो जावे उस व्यक्ति को उसके परिवार कुटुंब के किसी सदस्य के उपयोग के लिए किराए पर देगा। अब इसका परंतु बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब यहाँ एक छूट दे दी है, एक प्रकार से मकान मालिक को एक छूट दी है कि यदि तुम्हें किसी मकान को निर्माण करने में या तुम्हारा जो प्लाट पड़ा है उस प्लाट पर किसी मकान को निर्माण करने में, या जो तुमने मकान किराए पर दिया उसके साथ कोई भाग और खाली पड़ा है उस पर मकान निर्माण करने में अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और उससे कोई पैसों की सहायता चाह रहे हो किराएदार से, तो तुमको एक एग्रीमेंट बनाना होगा और उस एग्रीमेंट में स्पेसिफिक ये शर्त लिखना होगा, निर्दिष्टता है, इस शर्त का उल्लेख करना होगा कि भाई हमको वित्त पोषण पैसों की ज़रूरत है मकान के निर्माण के लिए, सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ओनली, एक ही शर्त कि आपको मकान निर्माण के लिए पैसों की ज़रूरत है, आप हमें पैसा एडवांस दे दीजिए। लेकिन पैसा इसी शर्त पर एडवांस लिया जा सकेगा कि मकान मालिक उस करार में, उस एग्रीमेंट में ये बात लिखे, ये शर्त लिखे कि जब भी मकान बनकर तैयार होगा आपको जो पैसे दे रहा है एडवांस उसको ही या उसके वारसानों को या उसका जो भी सक्सेसर है, यदि वो ना रहे तो उसके सक्सेसर को या उसके कुटुंब के सदस्य को हम वो मकान किराए पर देंगे। ठीक है, तो अब अगर कोई किराएदार इस बात के लिए तैयार है कि मेरा अच्छी लोकेशन पर मकान मिलने वाला है, अच्छा मकान मिल जाएगा, और वो मकान मालिक को वित्त पोषण फाइनेंस अरेंजमेंट कर देता है, उसको पैसे का उपलब्ध करा देता है और एक करार करता है, तो करार में ये शर्त है कि जब भी ऐसा मकान बनकर तैयार होगा तो मुझे या मेरे कुटुंब के सदस्यों को वो मकान किराए पर दिया जाएगा।
तो फिर यहाँ पर आरसीए की अनुमति की जरूरत नहीं है। ये दोनों पक्षकार अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर सकते हैं, किराएदार भी और मकान मालिक भी, ये दोनों अपनी इच्छा से कर सकते हैं। और जब दोनों अपनी इच्छा से कर सकते हैं तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वैध करार हुआ। परंतु इसकी एक और शर्त है, परंतु ऐसा कि भुगतान ऐसे व्यक्ति को किराए पर दिए जाने वाले संपूर्ण स्थान या उसके भाग के लिए करार पाए गए किराए की उतनी रकम से जितनी कि 5 वर्ष के लिए स्वीकृत हो, अधिक नहीं होगी। यानी अब अगर करार में हम जो भी पैसा एडवांस ले रहे हैं, ठीक है, वो एडवांस अगर हम जो किराया तय करते हैं तो उस किराए का 5 वर्ष तक का यानी 60 महीने का किराया हम एडवांस ले सकते हैं। जो भी हम दोनों के किराएदार और मकान मालिक के बीच में करार हो कि हम इतना किराया देंगे, तो ऐसा किराया जो कुछ भी तय किया गया वो मैक्सिमम 5 ईयर्स, अगर वर्ष में पूछे तो 5 साल, महीना में पूछे तो 12 पंजे 60 महीने का किराया एडवांस ले सकते हैं। और ऐसा किराया अग्रिम किराए के रूप में होगा। और सब सेक्शन 5 कहती है कि अगर ऐसा किराया भुगतान किया गया तो ये समझा जाएगा कि ये एडवांस किराया है और इसका एडजस्टमेंट काहे में हो जाएगा, किराए में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार सेक्शन आपकी 4, 5 एंड 6 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार फिर से रिवाइज कर दें तो 4 ये कहती है कि मानक किराए से ज़्यादा, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा कोई भी किराए का दावा कोई व्यक्ति नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करता है और वो मानक किराए से ज़्यादा का है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो मानक किराया है। सेक्शन 5 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जब, ये तो सेक्शन 5 हो गई। सेक्शन 4 क्या थी? सेक्शन 4 ये थी कि अगर कोई व्यक्ति नया मकान बनाता है तो 5 वर्ष तक उस तारीख से जो तारीख को वो अपने मकान की एंट्री लोकल अथॉरिटी के पास कराता है, किराए वाले उपबंध लागू नहीं होंगे। सेक्शन 5 मैंने आपको बता दिया, मानक किराए से ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और सेक्शन 6 ये कहती है कि जब हम मकान किराए पर कोई मकान मालिक किराए पर देता है तो वो कोई भी एडवांस नहीं लेगा, कोई भी पगड़ी नहीं लेगा, कोई भी प्रीमियम नहीं लेगा, कोई भी राशि प्रतिफल के रूप में एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्राप्त नहीं करेगा, कोई वस्तु नहीं लेगा। ठीक है, और इसी प्रकार किराएदार के ऊपर भी ये प्रतिबंध है कि अगर वो मकान छोड़ने के लिए कोई पैसा मांगता है, कोई इकट्ठा पैसा मांगता है, कोई वस्तु मांगता है तो वो भी वो नहीं लेगा। और ये अगली धारा ये कहती है कि वित्त पोषण के लिए वो ले सकता है, तो कितना ले सकता है? 5 साल तक के किराया ले सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 4, 5 और 6 हुआ। अब हम मानक किराया जो हम देखेंगे।